Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So last lecture we have discussed about basics of what is divergence, मतलब divergence का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब क्या होता है और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, मैक्सवेल के इक्वेशन से हम चीजें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये मैक्सवेल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपकी पीटीयू में इसको 20 मार्क के लिए पूछा गया है। तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। सब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे और उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का मैक्सवेल की इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन बनी क्यों थी। देखो एक छोटी सी स्टोरी है इसके ऊपर। सबसे पहले जब फैराडे जी थे, ठीक है ना, फैराडे वॉज देयर, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, पहले सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर के सिर्फ थ्रू फ्लो कर रहा है और उसके अराउंड कोई फोर्स फ्लो कर नहीं रही है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे ओरिस्टेड, उन्होंने देखा कि अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कंपास निडल रख दूं तो क्या हो रहा था कि कंपास निडल जो है वो मेरी क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको और अच्छे से प्रूव किया फैराडे ने जब उन्होंने मोटर का मॉडल बनाया था और जनरेटर का मॉडल बनाया था। तो फैराडे ने उनको इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन लोग उस टाइम पे उनके ऊपर हंसे थे। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सालों बाद में जब उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, तो उन्होंने कुछ 4 सेट ऑफ इक्वेशंस दी जिनको हम फेमसली कहते हैं मैक्सवेल्स की इक्वेशन। ठीक है, वो 4 सेट ऑफ इक्वेशन उन्होंने दी थी और उससे अगर देखा जाए ना तो बेसिकली सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, जितनी भी सारी चीजें हैं कि आपके घर में बिजली कैसे आ रही है, उन लॉ को भी वही गवर्न कर रही है, लाइट के लॉ को भी वही गवर्न कर रही है और कम्युनिकेशन के लॉ को भी वही गवर्न कर रही है। तो आज हम इसी लेक्चर में उन 4 इक्वेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, क्योंकि जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, वी कैन राइट डाउन व्हेन एवर द चार्जेस आर इन मोशन, when the charges are in motion, when the charges are in motion, when the charges are in motion, चार्जेस के मोशन के होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, विद्युत और चुंबकीय फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और स्पेस और टाइम में ये दोनों वेरी करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, तो व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, the electric and magnetic field associated with this motion with this motion will have variation in both space and time, will have variation in space and time, in space and time। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। सो इन्हीं बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही बेसिक लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, और उनको फेमसली कहा जाता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हम सबसे पहले मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट्स सी क्या थी वो 4 इक्वेशन जो सारी लॉ से गवर्न कर रही हैं। मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो पहली इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी? फर्स्ट इक्वेशन वाज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी? सेकेंड इक्वेशन उन्होंने दी थी डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी, फोर्थ इक्वेशन उन्होंने दी थी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डाउ डी बाय डाउ टी, ठीक है ना। तो ये 4 इक्वेशन उन्होंने दी थी। तो इन 4 इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो। ये 4 इक्वेशन ही आपका पूरा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर अगर आपको अच्छे से करना है तो इन 4 इक्वेशन का आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटा सा तरीका है, मे बी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन छोटा सा तरीका है कि ग्रेड ऑफ डी, मतलब इसको डाइवर्जेंस ऑफ डी की जगह पे ग्रेड ऑफ डी भी पढ़ सकते हो आप। तो ग्रेड डॉट डी इज इक्वल टू रो, है ना। तो रो को आप ध्यान से देखो, और जो लास्ट वर्ड है वो डी है ग्रेड का, तो डी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो रो बन जाएगा, है ना। तो उस तरीके से सिर्फ याद कर सकते हो, ये नहीं कि डी और रो एक है, डी और रो हैं अलग, सिर्फ याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर ग्रेड है, ग्रेड का लास्ट वर्ड डी है, लेकिन यहां पे डी नहीं है, यहां पे बी है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। और अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे थर्ड इक्वेशन को, तो इसमें देखो क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है? माइनस डी फाइव बाई डी टी होती है ना। और ईएमएफ 5 जो होता है वो में क्या होता है मेरा? बी ए होता है ना। तो इस तरीके से क्या ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी भी हो सकता है ना। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। दूसरा, अब यहां पे देखो जो H है वो एक प्लस साइन की तरह लग रहा है, H प्लस साइन की तरह लगता है ना। यहाँ पे अगर आप ऐसे कर दे तो 2 प्लस साइन दिख रहे हैं, तो इसलिए इसी एक इक्वेशन में 2 टर्म्स ऐड हो गए, यानी कि J प्लस डाउ टी बाई डाउ टी। सिर्फ याद करने का ये तरीका है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है ना। तो ताकि, क्योंकि आपको ये सारी इक्वेशंस हर डेरिवेशंस में यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये थी मैक्सवेल की इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब एक बार हम मैक्सवेल की इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म और देखते हैं कि मैक्सवेल ने इंटीग्रल फॉर्म में इक्वेशन कैसे दी थी। यहां पे हम एक कॉलम बना लेते हैं और यहां पे हम उसका इंटीग्रल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म। तो मैक्सवेल ने इंटीग्रल फॉर्म में कैसे इक्वेशन दी थी, अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म था कि जो था मेरा डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। तो यहां पे मैक्सवेल ने इंटीग्रल फॉर्म दिया था इसका, वॉल्यूम इंटीग्रल। मैक्सवेल में यहां पे दिया था मुझे सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस
डी डॉट ds इज इक्वल टू रो। ठीक है, ये थी मेरी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मुझे क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट ds इज इक्वल टू 0। यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा आपका, बिकॉज हम यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना। थर्ड इक्वेशन मेरी आ जाएगी लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds। ठीक है, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J प्लस डाउ डी बाई डाउ टी डॉट ds फैक्टर। ठीक है ना। सो ये सारी जो इक्वेशंस है वो मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन है इन इंटीग्रल फॉर्म। 1, लेट्स नेम दिस 2, लेट्स नेम दिस एज 3, लेट्स नेम दिस एज 4। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखो आप, है ना। 1 को इक्वेशन को देखो, 2 को इक्वेशन को देखो, आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा और उन्हीं पैटर्न को 2 थियरम होती हैं, उन थियरम्स को हम आगे जब डिराइव करेंगे मैक्सवेल की जितनी भी इक्वेशंस है उनको हम यूज करने वाले। लेकिन अगर आप ध्यान से यहीं पे देखोगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो मैं पहले रेड मार्क करता हूं, फिर आप ऑब्जर्व करना। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, देखो सिर्फ इस पार्ट को देखो, है ना, सिर्फ इस पार्ट को देखो। ठीक है, अब इस पार्ट को देखो, अब इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो। तो क्या एनालॉजी आपको दिखाई दे रही है? देखो ध्यान से देख रहे हो, जहां जहां पे मेरा डाइवर्जेंस है ना, जहां जहां पे डाइवर्जेंस है वहां पे हमेशा क्या दिख रहा है मुझे, सरफेस इंटीग्रल दिख रहा है। सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ds। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जहां जहां पे मेरा डाइवर्जेंस है, यहां पे डाइवर्जेंस हुआ तो यहां पे सरफेस इंटीग्रल आ गया s इंटू डी डॉट ds। ऐसे ही यहां पे डाइवर्जेंस था, यहां पे भी अगेन सरफेस इंटीग्रल आ गया s डी डॉट ds। और जहां जहां पे मेरा कर्ल यूज हो रहा है वहां पे मुझे क्या करना है, लाइन इंटीग्रल और ओवर द एलिमेंट dl, लाइन इंटीग्रल ओवर द एलिमेंट dl। तो देखो यहां पे कर्ल था, यहां पे लाइन इंटीग्रल आ गया, अगेन यहां पे कर्ल है तो यहां पे लाइन इंटीग्रल आ गया। समझ गए? तो और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही जगह पे आपका वॉल्यूम इंटीग्रल आता है, यहां पे ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। बाकी सारे जितने भी इंटीग्रल हैं यहां पे कौन से हैं, सरफेस इंटीग्रल। लेफ्ट साइड में सारे, राइट साइड में सारे जो इंटीग्रल हैं वो कौन से हैं, सरफेस इंटीग्रल है। और लेफ्ट साइड में अगर मेरा डाइवर्जेंस हुआ तो कौन सा इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल आएगा। और अगर मेरा कर्ल हुआ तो कौन सा इंटीग्रल आएगा, लाइन इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देख लो और एक बार समझ लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली कि किस डी का क्या मतलब होता है, रो का क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब होता है, ई का क्या मतलब होता है, एच का मतलब क्या होता है, जे का मतलब क्या होता है, और डाउटी बेसिकली ये सारे जो टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लिया आपने, लिख लिया। तो चलो अभी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसमें जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डी रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। ठीक है ना। अब रो इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
अब बी क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी मेरा यहां पे हो चुका, बी तो ऑलरेडी हो चुका, तो क्या बच गया अभी, एच, और एच बच गया है। तो एच को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, एच को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो जे मेरा क्या होता है यहां पे, करंट डेंसिटी हो जाएगा, जे मेरा क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, करंट। तो अब क्या बच गया मेरे पास में, डाउ डी बाय डाउ टी बच गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, आप अगेन एक और बार रिवाइज करते हैं। डी मेरा डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है, रो मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, बी मेरा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एच मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जे जो है वो करंट डेंसिटी है, डाउ टी बाय डाउ टी इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक इक्वेशन को लेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है और ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली हम ये देखने वाले। तो सबसे पहले मैक्सवेल की पहली इक्वेशन देखते हैं। विल फाइंड आउट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है बताओ मुझे। फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। तो अभी अभी हमने लिखा कि कौन सी टर्म क्या क्या मीन करती है। तो बेसिकली डी क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है, और रो मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो अगर आपको ध्यान हो, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा, ये डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी जो डी होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, दिस विल बी इक्वल टू रो, है ना। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को राइट साइड में लेके चले जाऊं तो व्हाट आई विल गेट, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। अब ध्यान से देखो इसको, बेसिकली मुझे ये नहीं कह रहा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज विद इन द सरफेस और q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो, आपने लोअर क्लासेस में 12th में पढ़ा था, तो ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है, ओके, व्हेन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो दिस लॉ, दिस इक्वेशन वन of Maxwell represents Gauss law of electrostatics, Gauss law of electrostatics, ठीक है। ये तो हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, दूसरी इक्वेशन मुझे बताओ क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ बी आएगा ना, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, इट विल बी नथिंग बट बी डॉट ds इज इक्वल टू 0, सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है मुझे, ओवर अ क्लोज सरफेस फ्लक्स इज 0,
है ना, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो. ओके, व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग इज मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो, है ना. बेसिकली अगर ये मेरा क्लोज सरफेस है तो दीज आर लाइन्स एंड दीज आर ऑल्सो इक्वल लाइन्स आर कमिंग आउट. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अ डीएस, है ना. तो ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉ भी आपने 12th में पढ़ा है. ध्यान से देखो इस लॉ को. ये बेसिकली मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. सो इक्वेशन 2 ऑफ मैक्सवेल represents Gauss law of electrostatics. Gauss law of electrostatics. ठीक है ना. अब थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं. थर्ड इक्वेशन मुझे क्या कह रही है? कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी. अब ये तो एकदम सिंपल है. मैंने आपको स्टार्टिंग में जब याद करने का तरीका बताया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ईएमएफ क्या होती है आपकी. ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी. डी फाइव बाय डी टी, 5 को आप बी इंटू ए लिख सकते हो, है ना. और किसी भी एक डिस्टेंस में ले लोगे, सरफेस है डीएस में ले लोगे तो बी डॉट डीएस हो जाएगा. तो बेसिकली दिस लॉ जो रिप्रेजेंट करता है, ये वाला लॉ कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है मुझे? Faraday's law of electromagnetism. Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. ठीक है ना. ये तो होगी मेरी थर्ड इक्वेशन. अब फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो फोर्थ इक्वेशन मुझे क्या कहती है? कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डबल टी बाय डबल टी. ठीक है ना. अब सिंपल है. अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखो, इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो ये क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डीएल is equal to surface integral j plus dot t dot ds. ठीक है. तो j डॉट ds आएगा ना. अगर आप इस तरफ करोगे तो j डॉट ds है, तो j इंटू ए क्या होता है बेसिकली मेरा? j इंटू ए इज नथिंग बट माई करंट. ठीक है. तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं, ये मेरा क्या कौन सा लॉ बता रहा है मुझे? एम्पियर सर्किटल लॉ बता रहा है. ठीक है ना. एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना. ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ होता था. अब इसको बी को मैं म्यू नॉट इंटू एच लिख सकता हूं. म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास में यही वाली इक्वेशन वापस से आ जाती है. तो बेसिकली, लेकिन यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहां पे सिर्फ आई नहीं है, आई के साथ एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा हुआ है. एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा है. इसलिए मैक्सवेल ने इसको एम्पियर सर्किटल लॉ कहने की वजह इसे क्या कहा है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. सो बेसिकली यही एक इक्वेशन थी जिसमें मैक्सवेल ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे. इसलिए इस लॉ को कहा गया है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है. तो पहली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरी? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दूसरी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो नहीं आएगा, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स आएगा. ठीक है. दूसरी इक्वेशन मेरी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स रिप्रेजेंट कर रही है. तीसरी इक्वेशन मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड द लास्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ.
ठीक है, तो इस लेक्चर का एक बार फिर से ब्रीफ हम समरी देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन देखी डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना, दैट इज ग्रेड डॉट डी, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डाउ डी बाई डाउ टी। इसी को हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है इस तरीके से। सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, surface integral b dot ds is equal to 0, and the third is line integral of b dot dl is equal to minus dv by dt b dot ds, and line integral of h dot dl is equal to surface integral j plus dou d by dou t into ds। और एप्लीकेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। एंड तीसरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लास्ट इज इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सेकेंड लॉ। ठीक है, दिस वाज फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।